नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आइए इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र की। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े शहरी सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निगरानी को सुदृढ़ किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों और एनबीएफसीज के अभिशासन और आश्वासन कार्यों में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों की घोषणा की है। बड़े शहरी सहकारी बैंक और एनबीएफसीज के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण यानी RBIA रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट मानदंडों का प्रारंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट वर्ष 2002 में RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के लिए अनिवार्य किया गया था। RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और एनबीएफसीज के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर दिशा निर्देशों को सुसंगत किया जाएगा। नए दिशा निर्देश पर्यवेक्षित संस्थाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षण फर्मों को नियुक्त करने में सक्षम बनाएंगे। एनबीएफसीज के प्रणालीगत जोखिम योगदान से संबंधित एक पैमाना आधारित विनियामक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। आइए अब इस कदम के लाभों को देखते हैं। उनकी वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार होगा। इससे शहरी सहकारी बैंकों और एनबीएफसीज की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार होगा, शासन के मानकों में सुधार होगा और जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण दोषमुक्त हो जाएगा। बड़े शहरी सहकारी बैंकों और एनबीएफसीज के पर्यवेक्षण के मानक समान रूप से वाणिज्यिक बैंकों के समतुल्य हो जाएंगे। दरअसल जून 2020 से पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक के पतन होने के बाद शहरी सहकारी बैंकों को RBI के नियंत्रण में कर दिया गया था। वर्तमान में एनबीएफसी क्षेत्र को शासित करने वाली विनियामक व्यवस्था आनुपातिकता के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे कि उपयुक्त विनियामक उपायों के माध्यम से इस क्षेत्र में पर्याप्त परिचालनात्मक लचीलापन उपलब्ध है। अगर शहरी सहकारी बैंकों की बात करें तो ये शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंक हैं, जिन्हें संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया जाता है। शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग परिचालन का विनियमन और पर्यवेक्षण RBI द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अधीन किया जाता है, जबकि एनबीएफसीज कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी है जो ऋण और अग्रिम तथा सरकार, बीमा व्यवसाय और चिट व्यवसाय आदि द्वारा किए गए शेयरों, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रतिभूतियों के अधिग्रहण इत्यादि के व्यवसाय से जुड़ी हैं। एनबीएफसीज का विनियमन और पर्यवेक्षण RBI द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत किया जाता है। अगली खबर भी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को चल निधि समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और सीमांत स्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने RRBs को LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और सीमांत स्थायी सुविधा और कॉल या नोटिस मनी मार्केट की अनुमति प्रदान की है। आपको बता दें कि वर्तमान में RRBs को RBI की चल निधि व्यवस्थाओं तक पहुंच के साथ साथ कॉल या नोटिस मनी मार्केट की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। इस कदम का उद्देश्य इन ऋणदाताओं के लिए बेहतर तरलता प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना और मुद्रा बाजार में उनकी भागीदारी का विस्तार करना है। दरअसल लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का उपयोग मौद्रिक नीति में किया जाता है, जो केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद समझौते के माध्यम से बैंकों को RBI से धन उधार लेने में सक्षम बनाता है। इसके साथ रिवर्स रेपो का उपयोग करके RBI को ऋण देने में सक्षम बनाता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक अत्यधिक अल्पकालिक उधार योजना है। RBI द्वारा सीमांत स्थायी सुविधा की शुरुआत इंटरबैंक मार्केट में एक दिवसीय उधार दरों में अस्थिरता को कम करने के लिए की गई थी। इसके अलावा वित्तीय प्रणाली में सहज मौद्रिक संचरण को सक्षम बनाना भी इसका एक मकसद था। सामान्य तौर पर MSF दर रेपो दर से अधिक होती है। कॉल या नोटिस मनी मार्केट भारतीय मुद्रा बाजार के एक महत्वपूर्ण भाग का निर्माण करता है। कॉल मनी मार्केट के तहत एक दिन के आधार पर धन का लेन देन किया जाता है, जबकि नोटिस मनी मार्केट के तहत 2 से 14 दिनों की अवधि के लिए धन का लेन देन किया जाता है। आइए अब जानते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में।
आरआरबीज वित्तीय संस्थान हैं जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रकों के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं। इसका उद्देश्य कृषि, व्यापार और उद्योग के विकास के लिए लघु, सीमांत किसानों और जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ऋण का वितरण करना है। आरआरबीज को वर्ष 1975 में नरसिंघम कार्यकारी समूह की अनुशंसाओं के आधार पर और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की विधि के तहत स्थापित किया गया था। इसमें केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक 50, 15 और 35 के अनुपात में इक्विटी धारक है। हाल ही में चीन के शोधकर्ताओं ने क्वांटम सुप्रीमेसी को प्राप्त करने का दावा किया है। शोधकर्ताओं ने एक क्वांटम कंप्यूटर प्रोटोटाइप निर्मित किया है जो विश्व के सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर की तुलना में लगभग 100 ट्रिलियन गुना तेजी से निश्चित गणना करने में सक्षम है। इसके साथ ही चीन ये तकनीक विकसित करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। बीते वर्ष गूगल ने सिग्मा नाम से एक कंप्यूटर का निर्माण किया था जिसने एक निश्चित गणना को करने में 200 सेकंड का समय लिया था, जिसे स्पष्ट रूप से पूरा करने में तीव्रतम सुपर कंप्यूटरों को लगभग 10,000 वर्ष का समय लगेगा। इसलिए इसके माध्यम से क्वांटम सुप्रीमेसी का दावा किया गया था। आइए अब जानते हैं इस खबर से जुड़े महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दों को। सबसे पहले है क्वांटम कंप्यूटिंग। एक क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रोसेसिंग सामर्थ्य में अतिशीघ्र बढ़त प्रदान करता है। क्लासिकल कंप्यूटर एक बाइनरी प्रारूप में सूचनाओं को संसाधित करता है जिन्हें बिट्स कहा जाता है। बिट्स 1 या 0 को प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत क्वांटम कंप्यूटर 0 या 1 एक समय में दोनों के रूप में सूचनाओं की कोडिंग के लिए क्वांटम बिट्स और क्यूबिट्स का उपयोग करता है। वे क्वांटम भौतिकी के दो प्रमुख सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं। एक है सुपरपोजिशन और दूसरी है एंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन का अर्थ है कि प्रत्येक क्यूबिट्स एक ही समय में 1 और 0 दोनों का प्रतिनिधित्व कर सकती है, जबकि एंटेंगलमेंट यानी संलिप्तता का अर्थ है कि एक सुपरपोजिशन में क्यूबिट्स को एक दूसरे के साथ सहसंबंधित किया जा सकता है, यानी एक की स्थिति दूसरे की स्थिति पर निर्भर कर सकती है, चाहे वह 1 हो या 0। अगली खबर वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है। वस्त्र मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्रों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद के गठन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। वर्तमान में तकनीकी वस्त्रों के अधिकांश निर्यातक अन्य उत्पादों के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं। तकनीकी वस्त्र ऐसी वस्त्र सामग्री या उत्पाद हैं जिन्हें मुख्य रूप से सौंदर्य और सजावटी विशेषताओं के स्थान पर तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए निर्मित किए जाते हैं। इन वस्त्रों को एकल रूप से या इनके कार्यात्मक गुणों को बढ़ाने के लिए किसी अन्य उत्पाद के घटक या भाग के रूप में उपयोग किया जाता है। इन्हें 12 प्रमुख खंडों में विभाजित किया गया है। भारत के कुल वस्त्र और परिधान बाजार में तकनीकी वस्त्रों की भागीदारी लगभग 13% है और भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 0.7% है। तकनीकी वस्त्रों के लिए समर्पित एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इस वर्ष आरंभ किए गए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के घटकों में से एक है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की शुरुआत देश को तकनीकी वस्त्रों में विश्व में अग्रणी बनाने के लिए की गई है। इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक तकनीकी वस्त्रों के घरेलू बाजार के आकार को 40 से 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए 15 से 20% की औसत वृद्धि दर प्राप्त करना निर्धारित किया गया है। ये लक्ष्य बाजार विकास, बाजार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, निवेश प्रोत्साहन और मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अगली खबर नागर विमानन मंत्रालय से। नागर विमानन मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन नीति का प्रारूप जारी किया है। इसका उद्देश्य नागरिक ड्रोन या यूएएस के लिए एक हवाई यातायात प्रबंधन यानी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली विकसित करना है। जब नई तकनीक विकसित होती है तब ड्रोन को भी शीघ्र ही मानवयुक्त विमानों के साथ उड़ान भरने की आवश्यकता होगी और ऐसे परिदृश्यों में विमानन सुरक्षा के स्वीकार्य स्तर को बनाए रखना राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में मानवयुक्त या मानव रहित विमानों के सक्रिय एकीकरण के लिए प्राथमिक आवश्यकता होगी। इससे पहले जून 2020 में सरकार ने मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2020 के लिए भी प्रारूप जारी किया था। मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन यानी यूएएस ट्रैफिक मैनेजमेंट पारितंत्र में उड़ान की जानकारी और वास्तविक समय की स्थितिजन्य जागरूकता साझा करने के लिए
ड्रोन, दूरस्थ पायलट, विनियामक तंत्र और वायु यातायात नियंत्रण प्रणाली के बीच एक सॉफ्टवेयर आधारित इंटरफेस होने की कल्पना की गई है। ये अविनियमित हवाई क्षेत्र में भूतल से 1000 फीट ऊपर उड़ने वाले ड्रोन पर लागू होता है। ऑनलाइन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म यूएस ट्रैफिक मैनेजमेंट व्यवस्था का एक मुख्य हिस्सा होगा। ये ड्रोन्स के लिए सरकार द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन प्रबंधन मंच है और ड्रोन्स उड़ान अनुमोदन के लिए प्राथमिक प्राधिकरण है। एक ड्रोन एक हवाई उपकरण होता है जो मानव के बिना या दृश्य रेखा की सीमा के परे उड़ान भर सकता है। भारत में ड्रोन का उपयोग अनुसंधान, मनोरंजन उद्देश्यों आदि के लिए किया जाता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। ग्रेट बैरियर रीफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की स्थिति गंभीर और विकृत होती जा रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जिस जल में ये स्थित है वो गर्म हो रहा है। वर्ष 2016, 17 और 2020 में कोरल ब्लीचिंग ने इसके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाई है तथा पशु, पक्षी और समुद्री जैव विविधता को भी प्रभावित किया है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित विश्व का सबसे व्यापक और भव्य प्रवाल वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र है। ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। ओमान भारत मैत्री। पश्चिम एशिया में भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदार ओमान ने ओमान भारत मैत्री संघ की स्थापना के निर्देशों की घोषणा की है। ये पश्चिम एशिया में इस प्रकार की प्रथम पहल होगी। इस संघ का उद्देश्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जो ओमान और भारत के व्यापारिक और सामाजिक समुदायों के बीच मित्रता, समझ और पारस्परिक हित के मामलों को प्रोत्साहित करेगा। चीन का निर्यात नियंत्रण कानून। ये कानून चीन से विदेशों को संवेदनशील सामग्रियों और तकनीकों के निर्यात को नियंत्रित करेगा। ये कानून असैन्य और सैन्य उपयोग की मदों, सैन्य एवं परमाणु उत्पादों के निर्यात को नियंत्रित करता है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित वस्तुओं, तकनीकों और सेवाओं और उनसे संबंधित डेटा के निर्यात पर नियंत्रण स्थापित करता है। ये चीन को अमेरिका के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करने की अनुमति देता है। गौरतलब है कि अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हुआवे और टिकटॉक जैसी चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया था। एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ ऑफ चाइना आयातकों और अंतिम उपयोगकर्ताओं पर दंड और बाध्यता आरोपित करके राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र से परे भी चीनी क्षेत्राधिकार का विस्तार करता है। कैंसर जीनोम एटलस प्रोग्राम। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का एक कैंसर जीनोमिक्स कार्यक्रम है। इसे वर्ष 2006 में विविध विषयों और कई संस्थानों के शोधकर्ताओं को एकजुट करने के लिए शुरू किया गया था। इन वर्षों में TCGA ने जीनोमिक, एपिजेनोमिक, ट्रांसक्रिप्टोमिक और प्रोटियोमिक डेटा के 2.5 से अधिक पेटाबाइट्स उत्पन्न किए हैं। इन आंकड़ों से कैंसर के निदान, उपचार और रोकथाम की क्षमता में सुधार हुआ है। इसी तरह भारत में प्रमुख हितधारकों के एक संघ ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के नेतृत्व में भारतीय कैंसर जीनोमिक्स एटलस की स्थापना का कार्य शुरू किया है। पादप आधारित वैक्सीन यानी प्लांट बेस्ड वैक्सीन PBV। ये वैक्सीन रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के लिए एक वहनीय और कुशल विकल्प के रूप में उभर रही है। PBV एक प्रकार के पुनः संयोजक टीके हैं जो चयनित पौधों में विशेष रोगजनकों के विरुद्ध एंटीजन का प्रवेश कराते हैं। इसका उद्देश्य वायरस की प्रतिकृति बनाने की बजाय जीवित पौधों में वायरस जैसे प्रोटीन का निर्माण करना है। जब ये टीका लगाया जाता है तब एक वायरस जैसा प्रोटीन एक वायरस का अनुकरण करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा पहचाना जाता है और फिर इस तरह एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। एक वैक्सीन में सामान्य तौर पर किसी रोग के रोगाणु का मृत या दुर्बल संस्करण विद्यमान होता है। डीएम ये फेसबुक समर्थित क्रिप्टो करेंसी है जिसका पूर्व नाम लिब्रा से नया नाम डीएम कर दिया गया है। ये बहुविध सिक्के होंगे और प्रत्येक सिक्का एक भिन्न मुद्रा द्वारा समर्थित होगा जिनका मुद्रा के स्थान पर कारोबार किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जो सुरक्षा और जालसाजी विरोधी उपायों के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी का नियंत्रण ब्लॉकचेन नामक वितरित लेजर तकनीक के माध्यम से कार्य करता है। इसमें कुछ प्रसिद्ध मुद्राएं हैं बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल आदि। पासेक्स अभ्यास 2020 ये पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय और रूसी नौसेनाओं के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास है।
संयुक्त अभ्यास इंद्र सितंबर 2020 में उत्तरी हिंद महासागर में दोनों देशों के बीच आयोजित किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।